हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स शुरू कर रहे हैं। और बायोमोलिक्यूल्स जो है उसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट शुरू किया जा रहा है आज। और सबसे पहले इस कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा हम लोग डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कवर करेंगे। क्या होती है डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की? बड़ा सिंपल क्वेश्चंस जो है इसके डेफिनेशन बेस पर आते हैं। ठीक, तो अब आप जो है सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली जो है यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। या तो उस पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, नहीं तो बेटा आपको जो है कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा। और इसमें साथ में जो है एक डेफिनेशन और जोड़ी जाती है, या तो और पॉली हाइड्रोक्सी which on hydrolysis yield polyhydroxy carbonyl compounds। देखो, या तो आप इसके रिवर्स कोई भी एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज OH ग्रुप, और इस OH ग्रुप में कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे मिलेंगे और उसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल देखें, CHO, CHOH, 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 CHOH एंड दैट इज CH2OH। अब आप देखें, इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसका नेम क्या है बेटा। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में जरा गौर से देखें, ये वाला ग्रुप जो है आपका क्या है? एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है। इसमें जो है बहुत सारे आपको OH इस तरीके से देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो अपने जरा डेफिनेशन को देखिए, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल। दिस इज ग्रुप कार्बोनिल एंड दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी बिकॉज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट्स हियर। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई होगी। अच्छा, इसके रिवर्स पर देखिए लिखा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी विच ऑन हाइड्रोलाइज इज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन। तो बेसिकली डेफिनेशन आपकी यहाँ से जो है आपको क्लियर हो रही होगी कि बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखें, अगला हम लोग जो है अपना टॉपिक ले रहे हैं। अब डेफिनेशन जो है इसकी बनी है हाइड्रोलिसिस के बेस पर। तो अब यहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स classified into
3 टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला जो है इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों लोग, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, अब देखें, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोसैकराइड्स क्या होता है, मोनोसैकराइड्स किस तरीके से हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए अब आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। नोट कराने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें। चल, इतना टाइम बहुत है स्क्रीनशॉट के लिए। देख, तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स का मतलब, अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करें तो बेटा ये टूटे ना। सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट यूनिट होगी कार्बोहाइड्रेट की, जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज करने पर आपको नया कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकता, बिकॉज वो खुद ही अपने में सिंप्लीफाई है। इसलिए मैं यहाँ पर अगर पॉइंट लिखता हूँ, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेफिनेशन को लिखना है सिर्फ, तो नॉन हाइड्रोलाइज्ड। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर इसका कोई जनरल फार्मूला है, तो जनरल फार्मूला हमारा कोई कार्बोहाइड्रेट है CnH2nOn। यहाँ पर जो आपका जो n का वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होगा, लेकिन 9 से बराबर या 9 से छोटा होगा। इससे बड़ा कोई सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं हो सकता। कोई भी हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो n का वैल्यू जो है वो 9 से कम होना चाहिए। जैसे हम लोग n बराबर 6 अगर रखते हैं तो क्या आएगा, C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज, मे बी फ्रक्टोज, बट आई टेक जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये ग्लूकोज हो गया। अब इसको आप फर्दर जो है हाइड्रोलाइज करके कोई भी नया कार्बोहाइड्रेट तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डाइसैकराइड्स। तो जैसा नाम से आ रहा है कि डाइसैकराइड, मैं हेडिंग डाल देता हूं, डाइसैकराइड्स। तो डाई का मतलब दो, दैट इज हाइड्रोलाइज हो सकता है, तो इट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। लेकिन हाँ, हाइड्रोलाइज तो होगा, लेकिन डाइसैकराइड्स का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट होंगे, और वो 2 प्रोडक्ट जो होंगे आपके मोनोसैकराइड्स कहलाएंगे। तो गिव्स 2, देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 मोनोसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और ना ही 2 से कम मिलेंगे, तो उनको कहेंगे हम लोग डाइसैकराइड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जो है सुक्रोज लेते हैं, CN बराबर 12 रख दो यहाँ पर। अब देखिए n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू होगा वो 9 से बड़ा है, दैट इज हमने टेक कर लिया है यहाँ पर 12। अगर यहाँ पर 12 रखेंगे तो C12H, तो 24 हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला वैलिड ही करे, क्योंकि कई सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि C6H2O Y। अब बेटा ये कहते हैं कि X इज इक्वल्स टू Y, तो इट मे बी
करेक्ट और नॉट बिकॉज द करेक्ट कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। ठीक है, x बड़ा भी हो सकता है, तब यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर आएगा निकल के, अगर दोनों बराबर होते हैं x x x, तो अगर ये x बराबर y होता है तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे cx s2x ox, और अगर ये नहीं बराबर होते हैं तो फिर कुछ फार्मूला अलग आएगा। तो उसी से यहाँ पर ये जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अपना जो है सुक्रोस ले रहे हैं और सुक्रोस हो जाएगा C12H22, आप सभी जानते हो O11, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इस पर पानी दे रहे हैं, तो इसको तोड़ रहे हैं। जब भी कभी इसको तोड़ेंगे तो देखिए ज़रा C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये वाला जो एक हमारा, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ग्लूकोज और एक हमारा हो जाएगा ये फ्रक्टोज। लेकिन अल्टीमेटली हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, दो तरीके की, इसलिए हमने इसको क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड्स। ठीक है, अगली चीज, अगर ओलिगोसैकराइड्स की बात करें, ओलिगोसैकराइड्स में देखेंगे कि हाइड्रोलाइज तो हो जाएगा भाई, इट गेट हाइड्रोलाइज्ड, और आपको गिव्स, अब देखिए दो यहाँ मिल चुके और पहले वाले पे हाइड्रोलाइज नहीं होता है, तो दो से तो ज़्यादा मिलेंगे, तो इट गिव्स मोर देन 2 मोनोसैकराइड्स। ठीक है, मोर देन 2 सैकराइड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरल C6H10O5 के N मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, और इसमें हमने पानी दिया NH2O, तो क्या होगा N6H12O6, N जो है छोटे छोटे ये मोनोसैकराइड्स आपको मिल जाएंगे। देखिए ज़रा, तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, और फिर मैं चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। कुछ आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, एक क्लासिफिकेशन होता है DL क्लासिफिकेशन। DL क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा डी ग्लूकोज, ठीक है, एल ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो ये डी और एल कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। नेचुरली तो डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, लेकिन थ्योरेटिकली एल ग्लूकोज एग्जिस्टेंस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन के फ्रेम में आपसे पूछ सकता है, उसका एग्जामिनर का राइट बनता है। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो चलो बेटा देखो, सबसे पहले एल और डी की डेफिनेशन पढ़ने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, ग्लाइसरल्डिहाइड, एग्जाम्पल के लिए ग्लाइसरल्डिहाइड क्या है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर CHO, CHOH और CH2OH
ये है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हम लोग इसका फिशर पोजीशन बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, CHOH OH और CS2OH। अब अगर मैं पूछूं आपसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, तो बहुत आराम से देखिए ज़रा बेटा। अगर आपका ये वाला कार्बन देखें तो ये चिराल हो चुका है, दैट इज़ कायरल हो चुका है। चिराल भी मैं बोलता हूँ क्योंकि चारों अलग हैं, और कायरल का मतलब आप समझते ही हो। तो इस कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो OH है आपका, ये हो सकता था कुछ इस तरीके भी लग सकता था। बहुत आराम से ध्यान से देखो बेटा, जब कभी भी आपका ये OH ग्रुप राइट साइड पर है, राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाहिने, तो जब ये दाहिने साइड है तब कहेंगे इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और जब ये OH आपका लेफ्ट साइड है, देखिए मैं कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जब ये OH लेफ्ट साइड पर होगा तब कहेंगे इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि डी और एल क्लासिफिकेशन क्या होता होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्लूकोज के लिए। तो इसी तरीके से ग्लूकोज जो होता होगा उसमें ये डेफिनेशन कैसे फिट करेंगे हम लोग, इस बात को देख लेते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं ग्लूकोज, तो ये C6H12O6 होता है। तो जरा मैं इसका फॉर्मूला तैयार कर दूं, देखें जरा, ये रहा CHO यहाँ से। ठीक है, पहले तो सबसे पहले एक बेसिक यूनिट बनाता हूँ मैं ये CS2OH की। अगर एक OH इधर है, H इधर है, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये OH इधर, ये H इधर, फिर रिवर्स हो जाएगा, ये OH, ये H इधर हो जाएगा, फिर ये OH इधर हो जाएगा और ये H इधर हो जाएगा। इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। ये CS2OH एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये देखिए चिराल कार्बन होगा जिसे आप कायरल बोलते हो। इसको OH मैं इधर कर देता हूँ, H मैं इधर कर देता हूँ, ये बाकी जैसा है वैसा लगा रहेगा। OH इधर है, ये H इधर है, ये OH इधर है, ये H इधर लगाता हूँ, और इस साइड में OH और इधर H, और एज इट इज CHO अपनी जगह पर होगा। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इस कायरल कार्बन और इस कायरल कार्बन के रिश्ते में ये जो OH है आपका पहला वाला, जस्ट देखिए यहाँ पर भी देखिए मैंने इसके जस्ट पहले वाले कार्बन की बात की थी, इसके जस्ट ऊपर वाले, यहाँ भी मैं इसके जस्ट ऊपर वाले, और यहाँ भी मैं इसके जस्ट ऊपर वाले की बात करूँगा। अगर बेटा ऐसा होगा तो ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है इसके बारे में कहेंगे कि ये दाहिने हैं, इसलिए ये डी ग्लूकोज के नाम से जाना जाएगा, और ये आपका लेफ्ट है इसलिए एल ग्लूकोज के नाम से जाना जाएगा। ठीक, एक बेटा यहीं पर मैं आपको सिखा देता हूं कि ईपीमर्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है। देखिए पूरे मॉलिक्यूल में सारे कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ इस जगह पर चेंजमेंट है, इन दो स्ट्रक्चर्स में, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड में। सिर्फ इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट आ रहा है, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो होंगे एक दूसरे के ईपीमर कहलाएंगे। तो बहुत आराम से ईपीमर्स इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज इट इज़ पूरे दो ये मॉलिक्यूल हैं जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बस केवल एक कार्बन के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड ईपीमर्स कहलाते हैं। अब बेटा ये होता है कि कौन सा ईपीमर्स कहलाते हैं, तो इस बात को भी समझिएगा। अगर मैं इस ग्रुप का IUPAC नाम लिखता तो नंबर 1 CHO को देता, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ द C5 ईपीमर्स कहलाएंगे।
क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए कराता हूँ, मदद करता हूँ आपकी एक क्वेश्चन पर। देखिए COH F है, H है, इधर F, ये H, F H F H, और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2Cl। सेम चीज़ COH H F H F F H H F CH2Cl। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को देखूंगा तो सारा सब कुछ एज इट इज़ है, बस केवल इस कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में। इधर देखें, ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है। इधर फ्लोरीन दाहिने था, इधर फ्लोरीन लेफ्ट था। तो देखिए यहाँ पे डी और एल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इपीमर्स की। अगर मैं इसका नंबर करता तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और देन ये 6। सेम चीज़ ईयर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखिए ये C4 कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको फर्स्ट और ये सेकंड में बोलता तो मैं कहता ये C4 के रिस्पेक्ट में, कार्बन C4 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इपीमर कहलाते हैं। ठीक, आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, CHO OH H OH H H OH देन H OH CH2OH। फिर से एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, CHO H OH OH H OH H OH H और CH2OH। देखें, ध्यान दें, इस CHO अपनी जगह, OH अपनी जगह, OH अपनी जगह। अब बात आ गई कि इस OH और इस H पर देखिए, ध्यान दें, यहाँ पर चेंजमेंट फिर से अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये दाहिने हैं तो ये हमारा ग्लूकोज अभी लिखा था, तो दिस इज योर वो भी कैसा, डी ग्लूकोज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज, ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज नहीं है, गैलेक्टोज है। तो अगर नंबरिंग करते IUPAC तो इसको 3, इसको 4, ये 1, ये 2, ये 3, इसको फिर से 4। तो कार्बन 4 पर जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो C4 ये फर्स्ट और सेकेंड, तो इनको बोलते हैं C4, ये दोनों एक दूसरे के C4 इपीमर कहलाते हैं। कौन कौन, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। मेरे ख्याल से अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ी होगी, ठीक है, और कार्बोनिल कंपाउंड मैंने ही वीडियो डाले थे, मुझे याद है कि ये मैंने पढ़ाया था। आप देखिए इसको, RCHO की रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से HOR डैश कोई अल्कोहल से कराते हैं तो ये RCH, एक में OH और एक में OR डैश, दैट इज हेमी एसिटल बनता है, हेमी एसिटल बनता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस रिएक्शन को पढ़ाने के बाद मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ बेटा कि
एनोमेरिक कार्बन। आइए पहले मैं इस एनोमेरिक कार्बन को मैं समझा देता हूं और फिर इस इक्वेशन को क्यों लिखा है इस बात को भी आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि कोई भी एक कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम। अब 2 ऑक्सीजन एटम में जो है ये अल्कोहल और ईथर हो सकता है, ये कार्बन है, ये अल्कोहल और ये ईथर से जुड़ सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, और ईथर ईथर हो सकता है, COR हो सकता है, COR डैश हो सकता है। ईथर ईथर इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो चलिए भाई फटाफट सीख लेते हैं एनोमेरिक कार्बन की डेफिनेशन को एक बार फिर से। अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम। तो 2 ऑक्सीजन एटम से अगर जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन के लिए इस कार्बन के पास या तो OH होना चाहिए या तो OR होना चाहिए। दैट इज फॉर एग्जांपल CH3 CH OCH3। So this carbon is called anomeric carbon because it has OH or OCH3 group. Now you have clear। चलें फिर आगे इस बात को मैं बढ़ाता हूं कि द इपीमर, अब देखिए थोड़ी स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं डेफिनेशन को, इपीमर्स को जोड़कर, द इपीमर्स विच हैव डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन। तो जाहिर सी बात है इपीमर्स में कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन जस्ट अराउंड द एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन इज कॉल्ड एनोमर्स। उसको एनोमर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं, नया नाम देते हैं अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन या एनोमर्स। इस बात को समझने के लिए मैं आपको डिटेल पर समझाता हूँ, इसलिए मुझको ये पेज हटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग जो है समझते हैं। ओके देख, अगर ये मैंने CHO ग्लूकोज लिख रहा हूँ बेसिकली, CHOH CHOH CHOH, और इस वाले को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ OH H एंड दैट इज CH2OH। देखिए ध्यान दें, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कोई भी एल्डिहाइड होता है और उसकी रिएक्शन जो है अगर हम लोग ROH से करते हैं तो ये OR इधर और ये H जो है इसके साथ, दैट इज RCHOR, ये डैश कर लीजिए और यहाँ पर OH हो जाता है। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर इंटरनल रिएक्शन हो रही है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या है, ये वाला OH ग्रुप, ठीक है, ये R है, कार्बन है, RCO, तो अल्कोहल हो गया। ये अल्कोहल जो है यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, ये वाला जो अल्कोहल है वो इसका जो आपको H है वो यहाँ पर मिलेगा और O जो है यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बनाएगा, देखें जरा ध्यान दें, जैसे ये था O,
ये OCH से, तो ये वाला O जो है यहाँ चला जाएगा बेटा, और ये H जो है ना इसके साथ आ जाएगा। देखिए बनाएगा क्या, CH, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका CH है। अब ये मान लीजिए ये H इधर हो गया, ये OH इधर हो गया। अब यहाँ से बाकी चीज़ें जोड़ देता हूँ मैं, CHOH, CHOH और CHOH। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये आपका इधर H लगा हुआ है, और ये वाला जो O है ये यहाँ से इसके साथ जो है इस तरीके से कनेक्ट हो गया है, और नीचे एज इट इज CH2OH है। अब देखें कितने मेंबर का रिंग तैयार हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो ये 6 मेंबर रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग है। चलिए ज़रा बना लेते हैं। पहले तो 6 मेंबर का रिंग बना लीजिए, और जैसे ही 6 मेंबर का रिंग तैयार करते हैं तो ये वाला कार्बन जो है आपका यहाँ से, ठीक है, ये एज इट इज़ ऐसे लगे हुए आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब ये वाला कार्बन जो है आपका इस तरीके से, मतलब ये यहाँ से जुड़ा हो ऐसे करके, ठीक है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, तो 6 मेंबर का रिंग है। तो पहले ये वाले कार्बन जो है हमारा बनाते हैं। और एक बात हम समझ लीजिएगा, अल्फ़ा तभी होगा जब OH दाहिने होगा। OH दाहिने है तो अल्फ़ा जब भी बनेगा तो ये नीचे बनेगा। अब समझिए ये बात को क्या है, अल्फ़ा का मतलब OH दाहिने और अल्फ़ा में ये नीचे। इसका मतलब क्या, अगर ये दाहिने है तो नीचे होगा, ये H होगा, ठीक। अगर ये दाहिने हैं तो फिर ये OH नीचे होगा और ये H ऊपर होगा। अगर ये दाहिने हैं तो फिर से ये OH नीचे होगा, ये नीचे होगा, ठीक। इस तरीके से सारी चीज़ें जो है चलती हैं। तो ग्लूकोज में मैंने गलती कर दिया शायद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि CHO और फिर यहाँ पर ये दाहिने और ये वाला बाएं होता है OH, तो ये वाला बाएं होता है तो बाएं होगा तो ऊपर, और अगर लेफ्ट है तो नीचे ऊपर, ठीक। अगर दाहिने हैं तो नीचे। फिर से, अगर कोई चीज़ दाहिने लगी है, दाहिने की तरफ है, तो अल्फ़ा बीटा प्रोजेक्शन में वो चीज़ नीचे होगी, और इस तरफ लेफ्ट में है तो बीटा के केस में वो बनेगा और उसको ऊपर बोलते हैं। तो देखें ये वाला कहाँ लगा हुआ था, बाएं, तो ऊपर चला गया, और ये वाला तो है आपका नीचे ही है तो ये आपका जो है ऊपर चला जाएगा, और ये H। तो देखें ये चीज़ OH नीचे है इसलिए इसको कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो डी तो पहले ही चल रहा था क्योंकि ये OH इधर था। अब बीटा कब होता, ये वाला OH इधर तो भी हो सकता था, तो ये वाला OH इधर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको, ये C⋯O और ये H इधर लिया बेटा आपने, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और ये रहा आपका CH, और इधर है ये रहा आपका C, ये रहा H, और इधर रहे आप OH और ये रहे H, फिर से ये OH और ये H, और ये आपका OH और ये H, और ये होगा CH2OH। अब ये अटैक करना चाहता है, ये यहाँ अटैक करेगा तो H इसको देगा और O यहाँ से जुड़ता है, यही अभी मैंने बताया। तो इसको जब भी ऐसा करेंगे तो ये C, ये रहा आपका OH और इधर ये O जुड़ रहा है, और इधर आपका हो जाएगा ये रहा CHOH और इधर रहा CH, इधर की तरफ OH, और ये रहा CH, ये OH, ठीक है। तो फिर ये CH और ये देखिए O, और ये हो गया आपका CH2OH। देखो बेटा ध्यान से समझना, 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 मेंबर का रिंग तैयार हो गया, ठीक है, 6 मेंबर का तो रिंग तैयार हो रहा है। अब ये OH और इधर की तरफ H है, हो सकता था ऐसा भी तो कर सकते थे, C⋯O और H, ये भी तो एल्डिहाइड है, COH ये H, C इधर की तरफ OH ये H, C ये OH ये H, और ये यहाँ से फिर COH और यहाँ H, और दैट इज CH2OH। अब इस तरफ से अटैक करता तो यहाँ पर क्या होता, OH अब यहाँ बनता और ईथर तो यहाँ की तरफ से बनता, तो OH अब इधर बनता। तो देखो मैं सिर्फ इतनी सी बात लिख रहा हूँ, तो COH
ये H और इधर O और ये बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है COH और ये H, ठीक है, और ये आपका OH और ये H, मतलब एज इट इज़ बाकी चीज़ें रहती। तो ये वाला आपका जो OH है ये आपका अगर लेफ़्ट हो गया तो अब ये लेफ़्ट हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये आपका राइट है तो ये यहाँ पर जो है ना, ये वाला, ये पहला वाला कार्बन ये आपका नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो बोलेंगे अल्फ़ा, और जब ये बाएं है अब प्रोजेक्शन क्या बनेगा उस बात को तुम दो। ध्यान दीजिएगा, ये बाएं है तो ये OH ऊपर, ये H नीचे। बाकी ये कहीं चेंजमेंट हो नहीं रहा है तो ये OH, ये H, ये वाला कहाँ पर है आपका दाहिने तो नीचे, ये वाला कहाँ है बाएं। तो चलिए एक मिनट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला OH कहाँ पर था बेटा आपका, दाहिने, दाहिने हो गए तो ये हो गया नीचे, ये वाला यहाँ आ गया, ये हो गया यहाँ आ गया। ये वाला आपका कहाँ पर पड़ा था बेटा, ये था बाएं, तो दैट इज़ बाएं का मतलब OH और ये हो जाएगा आपका H। और ये वाला आपका कहाँ है दाहिने, दाहिने का था तो ये हो रहा OH और ये हो जाएगा आपका H। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी बेटा इसी तरीके से बनाओ फटाफट। ये हो जाएगा आपका OH, सॉरी ये वाला बाएं है तो ये वाला चला जाएगा OH और ये चला जाएगा आपका H, और फिर से ये दाहिने हैं तो ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा H, और ये ऊपर हो जाएगा CS2OH और ये हो जाएगा H। तो ये OH ऊपर चला गया, दैट इज़ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या करते हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लेकिन अल्फ़ा का जो रोटेशन होता है और एक बीटा रोटेशन होता है, तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का रोटेशन 110 डिग्री और बीटा का रोटेशन ये हो गया आपका 20 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने अल्फ़ा को उठाया तो अल्फ़ा बोले तो H यहाँ, OH इधर, फिर ये OH, ये H, ये OH इधर H, ये OH, ये H, और ऊपर जो है CH2OH और नीचे H हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको आपने क्या किया, पानी में डाला। जब आप पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, जो अल्फ़ा जो है आपका दोनों पोजीशन पर आ जाएगा, अल्फ़ा भी हो जाएगा और बीटा भी हो जाएगा। पानी में डालने के बाद जो है ये पहले ओपन होगा, और ओपन होने के बाद फिर बेटा ये क्या होगा कि दोनों टूट जाएंगे और वापस फिर से और अल्फ़ा बीटा में बन जाते हैं। तो इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फ़ा का, ये अल्फ़ा का रोटेशन होता है 110। जब ऐसा करते हो तो दोनों फॉर्म आ जाती हैं, अल्फ़ा भी और बीटा भी। जो नेट इक्विलिब्रियम पर जो रोटेशन होता है वो दिखता है हमको कुछ 52.7, और इसी को हम लोग कहते हैं मोटा रोटेशन। आइए इस बात को हम लोग डेफिनेशन में लिख लेते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज is dissolved in water, the optical rotation decreases from 1110 up to a constant value 52.7 डिग्री, ठीक है, बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म undergoes, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म undergoes rapid reversible interconvergence by breaking and forming
of bond at anomeric carbon. This event is called म्यूटारोटेशन। अब एक बात को समझो, इतनी बड़ी डेफिनेशन कोई मतलब नहीं है, ये तो डेफिनेशन है। कुल मिला के इतनी बात है कि एट द इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक रोटेशन, एट इक्विलिब्रियम जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटारोटेशन। अब ये भैया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो किसी एक एग को, अल्फ़ा या बीटा को, तो आपका अल्फ़ा भी आ जाता है और बीटा पोजीशन भी आ जाती है। और अल्फ़ा और बीटा पोजीशन दोनों आ जाती हैं, उस समय जो नेट रोटेशन होता है वही नेट रोटेशन दैट इज़ कॉल्ड द म्यूटा रोटेशन हो जाता है। अब क्या होता है इसमें, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं भैया, और फिर से अल्फा और बीटा के लिए पहले अभी क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, नॉर्मल ग्लूकोज बन जाएगा, नॉर्मल ग्लूकोज बनेगा। पहले ब्रेकिंग होगी पानी से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब ये बॉन्ड फिर से फॉर्म होगा, एक बार अल्फा से एक बार बीटा से, दोनों फॉर्म बना सकता है वो। तो नॉर्मल ग्लूकोज तो अल्फा और बीटा दोनों बना सकता है। तो यही बात है कि अल्फा और बीटा पोजीशन दोनों बन जाती हैं और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। तो नेट रोटेशन ना अल्फा का रह जाता है ना बीटा का, क्योंकि अल्फा का 110 बीटा का 20 आता है 52.7। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा भी है और बीटा भी है। ठीक, दैट इज कॉल्ड द म्यूटारोटेशन। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब इसमें बेटा इतना पढ़ने के बाद हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की, वही रिएक्शन बेटा हम लोगों को पढ़नी है। एक्चुअल में ये रिवीजन है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस का, जो कार्बोहाइड्रेट में मैं बता रहा हूँ। कुल मिला के ये देखना है कि आपको कितना याद है और कितना नहीं याद है। आइए देखें, अगर मैं कहूँ RCHO की रिएक्शन हम लोग कराते हैं, तो अगर HCN से कराते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, और प्लस वाला इसके साथ में, और ये CN जो है इस कार्बन के साथ में जो है अटैच हो जाएगा, और ये आ जाएगा RCH, यहाँ पर हो जाएगा CN, और ये हो जाएगा आपका OH। तो इस रिएक्शन को हम लोग कितना स्पेसिफाई करके यूज़ कर पा रहे हैं, यही देखना है। चलिए, अब हम लोग इसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स में जो है इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हो गया ग्लूकोज। अब ये लेते हैं CHO, CHOH होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन HCN से कराएंगे। देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा आपका CH, और ये हो जाएगा आपका OH, ऊपर चला जाएगा CN, और इधर आ जाएगा तुम्हारा CHOH का होल 4, और ये आ जाएगा CH2OH। अब देखें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे तो यहाँ डबल बॉन्ड हुआ करता था, RCH डबल बॉन्ड O, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो कार्बन के साथ में एक ग्रुप CN हो गया, एक H हो गया, एक OH हो गया, और एक इतना बड़ा सा ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसी को अगर फर्दर बढ़ा दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो अब आपको याद होगी RC ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस। ऐसे तोड़ते जाओ, इधर OH, तीनों बॉन्ड तोड़ दो, OH, और यहाँ पर क्या होगा H और H। बनाइए फटाफट, और मेरे ख्याल से इसका आंसर अगर आप मैं दूंगा तो COH, और ये आपका फिर से CHOH, और ये CHOH का होल 4। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, इस CHO को इस COH में बदल दिया है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में बदल दिया है।
ठीक है। अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद NH2OH, CH याद करिए, RCH डबल बॉन्ड H2NOH, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालते थे और ऑक्सीम तैयार करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, बस देखने की ज़रूरत है। CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH होल 4, और ये आपका आ जाएगा CH2OH। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, वही ग्रुप जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड जितनी रिएक्शंस देता था वो कार्बोनिल कंपाउंड लगभग उतनी रिएक्शंस आसानी से दे सकता है। एक तो देखिए, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शंस हैं, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से, थर्ड आपका ग्लूकोज है, CH डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH होल थ्राइस, इसको इस फॉर्म पे लिख लेते हैं CH2OH। अब बेटा इसकी रिएक्शन जो है हम लोग फेनिल हाइड्राजीन CH2N NHPH, पहले भी ये रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके क्या कर रहे हैं कि हम लोग 3 मोल्स लेते हैं, ठीक है, 3 मोल्स। अगर हम लोग इसके 3 मोल्स लेते हैं तो क्या होगा कि इसका जो पहला मोल्स है वो इस OH को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए फटाफट क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O और CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। अब आपको ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि ये H2N NH और ये रहा PH। यहाँ से क्या होगा, इसके 2 मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे तो ये एक ऐसे लिख लो NH2 NHPH। ये यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, एक यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और बनने वाली जो चीज़ होगी CH डबल बॉन्ड N NHPH एंड CH डबल बॉन्ड N NHPH, और बाकी सब एज इट इज CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। दिस ग्रुप इज कॉल्ड ओसाजोन। तो ओसाजोन बनाने के लिए हम लोगों ने ग्लूकोज में कितने मोल्स ऑफ फेनिल हाइड्राजीन खर्च किए, दैट इज 3 मोल्स। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पर कि 3 मोल्स जो हैं आपको खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। अब अगली रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है, पहले भी कर चुके हैं इसको, कि कोई भी अगर ग्लूकोज CHO ग्रुप है तो CHOH होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेनिक सोल्यूशन किसी से भी करा देंगे तो ये जो है डायरेक्ट आपका किसमें पहुंच जाएगा, COH। मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन एंड फेनिक सोल्यूशन। तो ये आपका आ जाएगा CHOH एज इट इज़ लगा रहेगा, और नीचे हो जाएगा आपका CH2OH। तो ये आपका ग्लूकोज जो है, शुगर जो है, टॉलेंस एजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेरिक सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। फिर आपकी अगली रिएक्शन है CHOH। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, NaHG अल्कोहल।
देखो यार, ये बात पहले भी हम समझ चुके हैं कि Na इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी और अल्कोहल के माहौल पर होगा तो ये रिडक्शन कराता है, और रिडक्शन कराएगा तो किसका कराएगा, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का रिडक्शन किस पर कराएगा, वो प्राइमरी अल्कोहल पर, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जब भी कभी ऑक्सीडाइज होता है तो वो आपका एल्डिहाइड देता है, जब आपका रिएजेंट जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बनने वाली चीज़ जो है आपकी क्या आ जाएगी, CH2OH CHOH होल 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2OH। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सॉर्बिटॉल, तो ध्यान रखिएगा कि सॉर्बिटॉल को जो है ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट NaHG अल्कोहल पर। ठीक है, अगली रिएक्शन बोले या कुछ प्रॉपर्टीज़ बोले हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ ये है कि ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस ग्लूकोज के। देखिए, कुछ आए या ना आए ये आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और सीधे डायरेक्ट पूछता है वो आपसे कि स्वीटनेस का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको मैं बताता हूँ, ये है हमारा ऑर्डर कि FISGML, ये हो गया आपका फिश, ये हो गया गोल मोल लड्डू। तो आप याद रखें, फिश गोल मोल लड्डू। तो अब मतलब भी समझ लिया भाई, फिश का मतलब फिश से नहीं है, यहाँ फिश का मतलब है आपका फ्रक्टोज से, आई का मतलब है इनवर्ट शुगर से, और एस का मतलब है सुक्रोज से, जी का मतलब ग्लूकोज, सभी लोग जानते हैं, एम माल्टोज, और एल हमारा हो गया लैक्टोज। तो ये आप याद रखेंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्म को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन कवर किया है। ठीक है, ग्लूकोज इसमें लगाकर। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का पहला लेक्चर। ठीक है, अब आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्द ही जल्द जो है अपलोड कर दूँगा।